नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है, इसके समझना। सपोज करो कि एक और कोई ह्यूमन है, ठीक है, और एक आपका कोई कंप्यूटर से है, ठीक है। अगर इससे इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन किया, यहाँ से रिपीट किया, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस टोटल इंटायर प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनएलपी। इसमें हम इससे जो हम मैसेज यहाँ पे दिए, इसको अगर कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, यहाँ पे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने के लिए जो एल्गोरिथम लगेगा, वो एल्गोरिथम होगा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि जो स्पीच ह्यूमन पर्सन आपको स्पीच दिया, उसको इजली अंडरस्टैंड कर रहा है। और जनरेशन कब यूज पड़ेगा, जब ये यहाँ से इसको रिप्लाई करेगा, जब इसको जनरेट करेगा लैंग्वेज इसके लिए, ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ठीक है, दोनों किसके कंपोनेंट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ही। डिफिनीशन देखना इसका। Natural language processing understand natural language processing natural language understanding is a subtopic of natural language processing, which involves breaking down the human language into machine readable format. Interesting application include text categorization, machine translation, and question answer system. तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो होता है, जनरली इसका एप्लीकेशन कौन कौन से होता है। एक तो सिंपली जैसे मैंने बताया कि आपके नेचुरल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। और इसका जो एप्लीकेशंस होता है मेजर तौर पे टेक्स्ट कैटेगराइजेशन। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन मतलब जैसे सपोज करो कि जितने भी आप कोई स्पीच दिए, सपोज करो आप इस स्पीच में कुछ बोले और वहाँ पे कैटेगराइज करना है, नाउन कौन है, वर्ब कौन है और प्रोनाउन कौन है, तो क्या करेगा, उस सेंटेंस में से कैटेगराइज कर लेगा। केवल टेक्स्ट के फील्ड में नहीं, और भी काम, जैसे सपोज करो कि हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में कई सारे हम सपोज करो कि सर्किल दे दिए, यहाँ पे हमने दे दिया ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल कर दिया, यहाँ पे ये सारे अगर हम देते हैं तो क्या करेगा, एक तरह से उसको क्लासीफाई करेगा, कैटेगराइज करेगा, मतलब कि अलग अलग उसका एक कैटेगरी बना देगा। मतलब रेक्टेंगल एक जगह रख देगा, सर्किल एक जगह कर देगा और ट्रायंगल एक जगह कर देगा। दूसरा मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन जैसे आप लैंग्वेज के केस में लेंगे तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए, जैसे सपोज आप इंग्लिश टू जापानीज अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं लैंग्वेज, तो आप इनपुट देंगे इंग्लिश में, कन्वर्ट करेगा इसमें जापानीज में। तो इंग्लिश जो आप दिए उसको जब सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा तो उस टाइम अंडरस्टैंडिंग यूज हो रहा है। जब जापानीज में कन्वर्ट कर देगा तब तो जनरेशन आ गया। मतलब जनरली आप देखेंगे तो दोनों जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, दोनों एक साथ हमेशा काम करते हैं। लेकिन क्योंकि जब भी इंटरेक्ट करेगा कोई ह्यूमन या कोई भी सिस्टम, पर्सन से सिस्टम से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको दोनों चीज़ चाहिए। आप कुछ बोलेंगे तो कुछ उधर से रिप्लाई भी आएगा। बहुत रेयरली केस होता है जहाँ पे ह्यूमन को रिप्लाई नहीं चाहिए होता, केवल आप स्पीच दे दिए, सिस्टम अपना अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर में भी है। क्वेश्चन आंसर में जो आप कर रहे हैं उसको सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा प्रॉपर्ली, तभी तो उसको रिप्लाई करेगा। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही किसमें आएगा, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। मीन्स उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करेगा, इन सब के बिहाइंड में डिक्शनरी काम करता है। जो आपके इंग्लिश डिक्शनरी या लैंग्वेज की डिक्शनरी होंगे, वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ड की और सेंटेंस की मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। Natural language understanding uses grammatical rules and common syntax to understand the overall context and meaning of natural language. मैंने जैसा बताया कि डिक्शनरी बिहाइंड में काम करता है, तो सिंपली डिक्शनरी का मीनिंग वहाँ पे ग्रामेटिकल रूल और कॉमन सिंटेक्स, जो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स होंगे, लिखने का तरीका होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करता है। Beyond literal definition, its goals to understand written or spoken language by way human would. Natural language understanding is used in natural language processing in NLP tasks like topic classification, language detection, and semantic analysis. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या में जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होगा, उसका 3 मेजर काम होता है। एक तो टॉपिक क्लासिफिकेशन, जैसे हमने टेक्स्ट कैटेगराइजेशन यहाँ बताया, वैसे टॉपिक क्लासिफिकेशन मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स अगर देते हो तो उसको क्लासीफाई कर लेगा, कौन किसका ब्रॉड कैटेगरी में
क्लासीफाई कर लेगा किस कैटेगरी में जा रहा है। दूसरा लैंग्वेज डिटेक्शन, अगर आप कुछ टाइप कर दे रहे हैं और सिस्टम को नहीं पता है किस लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज डिटेक्ट भी कर लेगा किस लैंग्वेज में आप टेक्स्ट या इनपुट दिए हो। और तीसरा सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसे अगर कोई स्टेटमेंट या पैराग्राफ आप इनपुट देते हैं तो आप वहाँ से आपकी फीलिंग उस कंप्यूटर समझ सकता है कि ये किस टाइप का क्या फीलिंग है और क्या इसको रिप्लाई करना है। मीन्स जैसे सेंटेंशियल एनालिसिस आजकल अगर आप देखो सोशल साइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के पोस्ट कर रहे हैं लोग, उसका क्या एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल सेंटीमेंट है या फिर कोई एग्रीकल्चरल है या फिर अलग अलग तरह के वो सेंटीमेंट एनालिसिस वहाँ से हो सकते हैं। उसी को वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट इमोशंस विथ ए टेक्स्ट एंड कैटेगराइजेज देम एज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ध्यान देना, सेंटिमेंट एनालिसिस आप जैसे व्हाट्सएप पे देखते होंगे, अगर व्हाट्सएप पे आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो जाहिर से देखते होंगे कभी उसके साथ ऑटोमेटिक स्माइली बन के आ जाता है कोई, या कोई एक वर्ड लिखते होंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके कोई एक स्माइली बन के आ जाता है। तो उससे क्या होता है, मतलब वहाँ पे उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपका सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक सजेस्ट करता है कि स्माइली भी आपको साथ में सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे यूज होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। By quickly understanding, processing, and analyzing thousands of online conversations, sentence analysis tool can be deliver valuable insight about how customer view and your brand एंड प्रोडक्ट। आप वहाँ भी देखते होंगे जैसे फेसबुक वगैरह में जनरली, जैसे किसी का बर्थडे अगर है किसी दिन, बर्थडे तो आपको दिखाता है कि आज इनका बर्थडे है। जैसे वहाँ मैसेज टाइप करने आप जाते हैं पोस्ट पे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि बर्थडे टाइप के बहुत सारे स्टिकर या इमोजी बन के आ जाते हैं जो आपको सेंड करना है, या कुछ लोग उसमें सेंड करते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट एनालिसिस का ही कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है। सेकेंड है लैंग्वेज डिटेक्शन, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ रिटन टेक्स्ट। आप जैसे गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ करते होंगे, तो गूगल ट्रांसलेटर में देखेंगे आप कि नंबर्स ऑफ वर्ड के मैक्सिमम लैंग्वेज जो यूज होते हैं वहाँ पे सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आप कुछ वहाँ पे लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसकी कैटेगरी क्या करता है, लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल कि कैसे वो डिटेक्ट करता है। जैसे सपोज करो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी इंग्लिश को अगर हम गूगल ट्रांसलेटर में ओपन कर लेते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, देखो अभी यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लैटिन और इंग्लिश लिखा हुआ है। मतलब अब यहाँ पे अभी लैंग्वेज कुछ हमने नहीं दिया। जैसे सपोज कर जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट, हमने वहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करते ही देखना ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे लैंग्वेज डिटेक्शन देखना कि एक तो जो यहाँ पे कन्वर्ट किया है, देखना यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा, उसमें डिटेक्ट लैंग्वेज हम यहाँ पे क्लिक कर लिए। डिटेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया, जैसे कॉपी पेस्ट किया देखना इस लैंग्वेज जो हमने इनपुट दिया था इसको डिटेक्ट कर लिया किस टाइप का है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में डिटेक्ट कर लिया। अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखो कितने नंबर्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में चाहो, रशियन में चाहो तो रशियन में ट्रांसलेट कर लेगा। मतलब इनपुट दिए आप इंग्लिश में और ट्रांसलेट कर लिया किस में, रशियन में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी इसका स्पीच रिकग्निशन का ही कंसेप्ट इसके बिहाइंड में यूज होता है, उसी से काम करता है। तो लैंग्वेज डिटेक्शन और ट्रांसलेशन ये भी दोनों किस में आते हैं, आपके स्पीच रिकग्निशन के ही पार्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन। टॉपिक क्लासिफिकेशन इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज इज ऑटोमेटिकली सॉर्ट टेक्स्ट इनटू द प्री डिफाइंड ग्रुप और टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टॉपिक क्लासिफिकेशन में से ग्रुपिंग,
प्री डिफाइंड ग्रुप या टॉपिक में उसको ऑटोमेटिकली ग्रुप्ड कर देगा। जैसे सपोज करो कि पूरे कॉलेज का, अगर जैसे तुम पूरे क्लास से, तुम लोग के पूरे क्लास से हम एक एक कोई सेमिनार टॉपिक मांगे कि हमको एक एक सेमिनार टॉपिक आप लोग दो, ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 70 स्टूडेंट, तो 70 सेमिनार टॉपिक मिल जाएंगे मुझे। अगर इस 70 सेमिनार टॉपिक को मुझे प्री डिफाइंड, हम अपने तरफ से प्री डिफाइंड केवल 4 कैटेगरी बना रहे हैं कि इसी 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। मतलब कुछ सपोज करो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, कुछ सपोज करो मोबाइल से रिलेटेड हैं आपके सेमिनार टॉपिक, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो चलो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, ठीक है, और कुछ अदर हैं। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन, मतलब जो 70 टॉपिक आए हैं, इनको अगर हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप में क्लासिफाई कर सिस्टम करा दें, तो सिस्टम से ऑटोमेटिकली करवा दें, तो इस केस में क्या होगा, इसी क्या कहते हैं हम, टॉपिक क्लासिफिकेशंस, ठीक है। एक तो ह्यूमन तो इजीली कर सकता है इसको, लेकिन अगर मशीन से करवाना हो तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, टॉपिक क्लासिफिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्स द डिफरेंस। अभी आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा होगा, अभी आपने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पढ़ लिया। दोनों में बेसिक डिफरेंस बताओ बेटा कोई, जो अभी तक समझे तुम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में। सर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, हाँ, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सर दोनों काम होते हैं, अंडरस्टैंड भी करता है, उसके बाद वो जनरेट भी करता है स्पीच। और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जो भी स्पीच यूज़र देगा मशीन को, वो अंडरस्टैंड उसको करेगा और उसको क्लास कैटेगराइज कर लेगा। कैटेगराइज कर सकता है, और क्या कर सकता है, क्या क्या काम करेगा मशीन अंडरस्टैंडिंग में? सर लैंग्वेज उसके डिटेक्ट कर आंसर्स सकता बना है। सकता है, लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकता है, ठीक लैंग्वेज है, डिटेक्ट, टॉपिक क्लासिफिकेशन टॉपिक को क्लासिफाई कर सकता है। ठीक और है। सेंटिमेंट वाला सेंटिमेंट। वैसे जो तुम्हारा एलेक्जा है, एलेक्जा किस कैटेगरी में आएगा, अंडरस्टैंडिंग में, एनएलपी में, या नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में? एनएलपी। सर एनएलपी। अंडर हाँ हाँ हाँ, उसको अगर हम तीनों कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी है, तो दोनों काम क्योंकि वहाँ परफॉर्म हो रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपके अकॉर्डिंग जनरेट भी करता है, ठीक है। तो देयर बेसिक डिफरेंस यहाँ लिखा है, एनएलपी इज कनेक्टेड विथ हाउ कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम टू प्रोसेस लैंग्वेज एंड फैसिलिटेट नेचुरल बैक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। सिंपली कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, और नेचुरल अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब है, ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द मशीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, ओनली अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन कब होता है, जब दोनों तरफ से रिप्लाई हो, दोनों तरफ से आपस में बात हो, तब दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अगर वन साइडेड केवल अंडरस्टैंड किया तो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग रेफर टू हाउ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज रीअरेंज्ड सो द मशीन में अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट। अब यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मतलब समझना कि एग्जाम्पल के तौर पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा। जैसे सपोज करो फेसबुक है आपका, ठीक है। अब फेसबुक पे आप देखो तो कौन कौन से किस किस टाइप के डेटा मिलते हैं। कुछ तो आप पोस्ट देखते होंगे जो सिंपली टेक्स्ट में है, इन होता है। और किस फॉर्म में डेटा मिलते हैं फेसबुक पे? इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस। इमेज मिलते हैं, वीडियोज मिलते हैं, ऑडियोज मिलते हैं, ठीक है। तो कई तरह के डेटा मिलते हैं, मतलब इस डेटा को हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में डेटा है तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड। अगर इन सबको सपोज करो कि इन सबको अगर हम एज ए इनपुट लें और यहाँ से मुझे कुछ सिस्टम को अंडरस्टैंड कराना है, सपोज सेंटिमेंट एनालिसिस करवाना है, तो वो क्या करेगा, इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अंडरस्टैंड करके उसको उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ले आएगा और इसको अंडरस्टैंड एनालाइज करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जनरली क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर सपोज करो एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है जहाँ पे आपका मशीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीन्स यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे यहाँ पे आइदर और सपोज करो ये ह्यूमन है कोई यहाँ पे, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब सपोज यहाँ पे टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, ऑडियो भी है, ये एज ए इनपुट गया। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अगर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है तो वहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम लगा, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कभी भी जब कंप्यूटर रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वे में करता है। किसमें करता है? स्ट्रक्चर्ड वे में, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करता। वो हमेशा सिस्टम क्या करेगा, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, मतलब एक टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, या तो कोई एक ही फॉर्मेट में आपको एनालाइज करके रिजल्ट देगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बताया नेचुरल मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे मैंने अभी लाइव दिखाया आपको वेबसाइट पे कि एक लैंग्वेज से, जैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज करो आप, तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा गया है, इसी को अगर हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है तो गूगल ट्रांसलेट हिंदी भी सपोर्ट करता है, उसको उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देगा, ठीक है। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर के अलावा और भी कई सारे ट्रांसलेटर्स आते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो फेसबुक ट्रांसलेशन, आजकल फेसबुक ट्रांसलेशन भी आने लगा है, और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी आता है, ठीक है। दूसरा एक आपने और देखा होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, OCR भी आता है। OCR क्या होता है बताओ, कोई यूज किया है कभी कोई OCR? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर एक एप्लीकेशंस आते हैं कई सारे, आप मोबाइल ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन से OCR सर्च करोगे तो जो क्या करते हैं, कहीं पे अगर आप इमेज में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे बुक में जो क्या लिखा हुआ है, अगर उसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको एक तो आप मैनुअली टाइप करके कर सकते हैं। दूसरा अगर OCR यूज कर लेते हैं तो उससे क्या करता है कि उस इमेज में जितने टेक्स्ट है वो उसको रीड कर लेता है और कन्वर्ट कर सकता है टेक्स्ट फॉर्म में। तो गूगल लेंस जैसे करता है। हाँ, गूगल लेंस करता है, गूगल लेंस कर लेता है, रीड कर लेता है वहाँ से। यस सर, सर्च करते हैं यस उसको सर, तो वो पूरा रीड कर यस लेता सर। है। यस सर, वो लेक्चर हाँ, अगर करे तो वो रीड कर लेता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो वही वो एग्जांपल किस में आ जाएंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में, वो भी मशीन ट्रांसलेशन के ही पार्ट में आता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड रीजनिंग। Automated reasoning is the subfield of cognitive science that is used to automatically prove mathematical theorems and make logical interface about the medical diagnosis. Generally automated reasoning medical diagnosis पे यूज होता है। ध्यान देना कि जो भी मेडिकल फील्ड होता है वो हमेशा आपके रीजनिंग फील्ड पे ही काम करते हैं, रीजनिंग से ही काम करते हैं। मतलब आपके सिम्टम्स क्या हैं, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या मेडिसिन देना है, उस पर काम करते हैं। भी कई सारे सिस्टम होते हैं जो मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं कि ये अगर हम ये सिम्टम्स ऐसे ऐसे हैं तो कौन सा मेडिसिन हम वहाँ पे दे सकते हैं। ऑटोमेटेड रूटिंग ऑफ टिकट, ये भी आपका एप्लीकेशंस में आएगा। ऑटोमेटेड रूटिंग ऑफ टिकट मीन्स ये यूजफुल बिजनेस एग्जाम्पल एनालिज कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन। जो कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन होता है, जैसे आप किसी कस्टमर केयर पे कॉल किए, सपोज मोबाइल के ही कस्टमर केयर पे कॉल किए, तो आपको एक टिकट नंबर वो देता है। वो क्या जनरेट करता है, आपको टिकट नंबर। वो टिकट नंबर क्या होता है, किस लिए यूज होता है बताओ कोई? आप टिकट नंबर या कंप्लेन नंबर जो आपको मिलता है एक, जल्दी उसका यूज, जैसे सपोज करो आप एक बार कस्टमर केयर पे कॉल किए, अपना कंप्लेन किया, आपको कंप्लेन नंबर मिल गया, दोबारा अगर आप फिर से कॉल करोगे तो केवल आप अपना टिकट नंबर या कंप्लेन नंबर बताओगे कि ये मेरा टिकट नंबर या कंप्लेन नंबर है। उससे क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो आपके प्रीवियस में कन्वर्जेशन हुआ था वो सारी चीज़ें वो ट्रैक कर लेगा, फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार,
ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर ये मशीन ऑटोमेटिक करता है, अगर कर रहा है, एक तो ह्यूमन भी कर सकता है, अगर मशीन ऑटोमेटिक कर रहा है तो क्या वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का यूज होता है। और लास्ट है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। क्वेश्चन आंसरिंग में भी अगर आप जैसे गूगल असिस्टेंट ले लो एग्जांपल के तौर पे, या अलेक्सा ले लो, तो गूगल असिस्टेंट्स भी आप देखो तो अगर आप उसमें गूगल असिस्टेंट जनरली ओके गूगल या हे गूगल करके हम बोल सकते हैं। अगर ओके गूगल करके आप कुछ बोलते हो, ओके गूगल सेट द अलार्म एट 8 AM मॉर्निंग, तो रिप्लाई करेगा ओके सेट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग आप इस तरह से आप कर सकते हैं। उससे कह दें कि गूगल असिस्टेंट से कि ओपन यूट्यूब, तो यूट्यूब ओपन कर देगा। कुछ म्यूजिक बताएंगे बोलेंगे तो म्यूजिक ओपन प्ले कर देगा। तो इस सारे से क्या होता है, क्वेश्चन आंसरिंग भी इसी कैटेगरी में आता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, मतलब आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद आता है सर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो ये हाँ तो उसी तरह रहता है ना, जैसे कस्टमर केयर वाले में इन लोग बॉट लगा देते हैं। हाँ, वो भी आ जाएगा, कस्टमर केयर में बोट लग जाता है। बहुत सारी जगह आजकल बोट लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह ह्यूमन की जगह लोग बोट का ज़्यादा यूज करते हैं। ह्यूमंस को आपको बार बार ट्रेन करना पड़ेगा, उसको समझ से अच्छा बोट लगा दें, ज़्यादा काम भी करेगा, 24/7 काम करेगा। ठीक है, जैसे आजकल उस पे देखो, व्हाट्सएप पे कई सारे बिजनेस हैं, जैसे कि चैटबॉट्स आते जो चैटबॉट्स आते हैं, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ आप ऑप्शन आएगा, आप A1 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, जो भी आप रिप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई करता रहता है। तो वहाँ भी इसे यूज होता है स्पीच रिकग्निशन का। चलो, तो आज के लिए बस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की और चैटबॉट की। तो चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।